तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी तक जितना कंप्लीशन किया, अब उसके कंप्लीशन में हमारा थर्ड रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो वी हैव टिल नाउ डन सप्लाई, चार्ज ऑफ जीएसटी। अब तीसरे पे आते हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है चैप्टर, दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब हमने क्या किया था, तो आई विल टेक योर 50 मिनट्स टू रिवाइज प्रॉपरली, स्लो पेस पे लर्निंग वाला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि साथ में हमको लर्न हो जाए, इसको सिर्फ रिवीजन जैसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू टाइम ऑफ सप्लाई, मैम टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई? तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि मैं कब मानूंगी, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि कब माने कि एक्चुअल में सप्लाई हो चुका है। वो क्या टाइम है जब मैं ये बोल दूं कि हाँ भैया सच में क्या हो गया, सप्लाई हो चुका है। तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट आया मेरा टाइम ऑफ सप्लाई का। अब ये जो टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ये पता है क्या बोलता है? ये बोलता है देखो, जब भी तुम क्या करते हो, कोई चीज खरीदते हो, एक बार तो ऑर्डर करोगे कोई चीज, ठीक है। ऑर्डर करने के बाद सामने वाला हो सकता है एक्सेप्ट करेगा, फिर एक्सेप्ट करने के बाद हो सकता है सामने वाला क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करके देगा वो तुमको चीज। मतलब एक चीज खरीदते हो ना, उसमें बहुत सारे स्टेजेस आ सकते हैं। तो मुझे ये समझना है कि ये जो अलग अलग स्टेज आ रहे हैं, ये अलग अलग स्टेज में मेरे को कब पता चलेगा कि वो टाइम आ चुका है, वो टाइम आ चुका है कि लो भैया क्या हो गया, सप्लाई हो गया। मैम बोलना क्या चाह रहे हो? सिंपल सी बात मैं यही बोलना चाह रही हूँ, वो टाइम आ गया जब क्या हो गया, सप्लाई हो गया, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। मैम टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स है जो मेरे को इंपॉर्टेंट होंगे? टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्या क्या ऐसे बेसिक एलिमेंट है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो? मुझे एक चाहिए होगा इनवॉइस, मुझे चाहिए होगा पेमेंट, ठीक है। मुझे क्या चाहिए होगा, इनवॉइस, और मुझे चाहिए होगा पेमेंट। ये दो ही चीजें हैं कहीं ना कहीं जो तुम्हारे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को ले दे के हम क्या करेंगे, चीजों को क्या करते जाएंगे, हेर फेर क्या करते जाएंगे, करते जाएंगे। अब मैम आपने क्या बोला, दो चीज चाहिए, एक चाहिए आपको इनवॉइस और एक चाहिए आपको क्या, पेमेंट। अगर हम इनवॉइस इशू ही ना करें तो ऐसा दिन आ जाए कि हमको पता है कि आपको क्या चाहिए, इनवॉइस चाहिए, इनवॉइस अगर हुआ तो आप बोलोगे कि हो गया है सप्लाई, और सप्लाई हो गया तो आप बोलोगे कि जीएसटी है। यहाँ पे सप्लाई हो गया तो आप क्या बोलोगे, जीएसटी। और मैंने सुबह ही तुम्हें बताया था, सिर्फ सप्लाई लिख के मत आना। टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट ही तब लगेगा जब क्या होगा, टैक्सेबल सप्लाई। तो वर्ड स्पेसिफिकली लिखना तुम, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। और मैम ये टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस करने वाला कौन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा। ये चीज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई में कौन सा सेक्शन होता है, एक सेक्शन 12 होता है, एक सेक्शन 13 होता है, एक सेक्शन 14 होता है। सुबह किया था हमने, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 गुड्स के बारे में बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 13 सर्विस के बारे में बताता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 14 बताता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, जो अभी अपन को करना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। तो चाहे आप 12 लिख रहे हो, चाहे आप 13 लिख रहे हो, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, बाय रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है, चाहे वो गुड्स का करे या सर्विस का करे। मेरे ये कीवर्ड्स थे, ठीक है। तो मैम अब रजिस्टर्ड पर्सन अगर क्या करता है, चाहे गुड्स का सप्लाई करे या सर्विस का सप्लाई करे, इसमें आप बोल रहे हो इनवॉइस चाहिए, क्योंकि आप कंपेयर करोगे इनवॉइस या पेमेंट। और अगर हम इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई तो आएगा ही नहीं, ऐसा लोग सोचेंगे। तो लोगों की सोच को हटाने के लिए उन्होंने बोला नहीं, हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 31 लिखा हुआ है जीएसटी के अंदर, और सेक्शन नंबर 31 ये बताता है कि लास्ट ड्यू डेट क्या होगी जब आपका इनवॉइस इन एनी केस इशू हो ही जाना चाहिए। लास्ट ड्यू डेट क्या होगी जब क्या होगा, आपका इनवॉइस किसी ना किसी केस में इशू हो जाना चाहिए। और मैम अगर फिर भी इशू नहीं किया तो हम मान लेंगे कि इशू हो चुका है। हमारे को तो अब टाइम ऑफ सप्लाई बनाना ही है, हम मान लेंगे कि तुमने क्या कर दिया है, इनवॉइस इशू कर दिया है, ठीक है। तो मैम सेक्शन 31 कहता क्या है, देखो, या तो तुम सप्लाई करोगे गुड्स का, या तो तुम सप्लाई करोगे सर्विस। दोनों के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि ड्यू डेट क्या होगी इनवॉइस इशू करने की, कि लास्ट डेट ये होती है कि आपको अब तो इनवॉइस इशू कर ही देना चाहिए, नहीं तो हम मान लेंगे कि इशू हो चुका है। तो बोलते देखो, गुड्स का सप्लाई दो तरह से होगा, या तो नॉर्मल सप्लाई होगा, या फिर क्या होगा, अप्रूवल बेस पे होगा। नॉर्मल सप्लाई मतलब जो हम सेल कर देते बस,
अप्रूवल बेस पे मतलब अभी सेल नहीं हुआ है, हमने सामने वाले को भेजा है, अगर उसको पसंद आया तो ठीक है, पसंद नहीं आया तो मुझे रिटर्न कर देगा। तो ये होता है क्या, मेरा अप्रूवल बेसिस का सप्लाई। तो यहाँ पे बोलते हैं, देखो एक होता है मैम नॉर्मल सप्लाई, एक होता है मेरा क्या अप्रूवल बेसिस का सप्लाई। तो अप्रूवल बेसिस के सप्लाई में क्या है मैम, एक्चुअल में सप्लाई हुआ नहीं, हमने तो सिर्फ भेजा है, सामने वाले को पसंद आ गया तो ठीक है, सामने वाले को पसंद नहीं आया तो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो मैम क्या मैं ये बोलूं कि जब मेरे घर से या फिर मेरे बिजनेस के प्लेस से गुड्स निकल के जा रहे थे वो सप्लाई हो गया? नहीं, ये वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई हुआ नहीं तो मैं सप्लाई वर्ड कैसे यूज करूंगी। तो मुझे यहाँ पे यूज करना होता है वर्ड क्या, या तो मैं मूवमेंट यूज करूँ कि गुड्स का मूवमेंट हुआ है, पर उससे अच्छा वर्ड क्या है, गुड्स को हमने अपनी प्लेस से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो बोलते हैं किसी को भी अप्रूवल बेसिस पे दिया है ना, तो उसको 6 महीने का टाइम बहुत है सोचने के लिए कि कोई चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी। तो बोलते हैं हम वेट करेंगे, रिमूवल की डेट से 6 मंथ तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, मतलब 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। या तो तुम क्या करोगे, कुछ भी हाँ ना बोलोगे नहीं, तो हम 6 महीने जैसे ही खत्म हुए मान लेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई हो चुका है। भाई 6 महीने से गुड्स वापस नहीं आ रहे, इसका मतलब मान लो कि सप्लाई हो चुका है। या तो सामने वाला मैम एक्चुअल में एक्सेप्ट करके बैठा होगा, तो जब उसने खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया तो पक्का ही सप्लाई हो गया ना, कि वो बोल रहा है मुझे चाहिए ये गुड्स। तो या तो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। यहां तक तुम्हारा इनवॉइस तो भैया बन ही चुका होना चाहिए। एक्सेप्ट किया, वैसे ही बना दो। एक्सेप्ट नहीं किया, 6 महीने खत्म हो गए, तो रिमूवल जैसे ही खत्म हुआ, 6 महीने खत्म हुआ, अब तुम अपना इनवॉइस बना दो, ये लास्ट ड्यू डेट है। तो ये था अप्रूवल बेसिस का मेरा इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं, मेरा अप्रूवल बेसिस का नहीं है, मैंने तो नॉर्मल सप्लाई किया है। अब नॉर्मल सप्लाई भी दो तरह से होता है, कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, कंटिन्यूस बेसिस नहीं होगा। एक होगा कंटिन्यूस बेसिस, एक कंटिन्यूस बेसिस नहीं होगा। कंटिन्यूस बेसिस पे अब तुम मेरे साथ याद करो, या तो कंटिन्यूस बेसिस तुमने डिसाइड किया होगा कि पेमेंट अब कर देना, तुमने या तो क्या टर्म्स डिसाइड की होगी, सक्सेसिव पेमेंट डिसाइड किया होगा कि जैसे जैसे मैं गुड्स देते जाऊं इतना इतना पेमेंट देते जाना। तो तुमने या तो सक्सेसिव पेमेंट डिसाइड किया होगा, वो नहीं डिसाइड किया तो अकाउंट स्टेटमेंट तो भेजते होगे कि अब तक मैंने 10,000 यूनिट भेज दिए, फिर अब तक मैंने 15,000 यूनिट भेज दिए, कुछ तो करते होगे ना। तो अगर अकाउंट भेजते हो तो उसके साथ इनवॉइस भेज दो, और अगर वो नहीं करते, पेमेंट लेते हो, तो भाई पेमेंट ले रहे हो तब तो इनवॉइस दे दो। तो ऑन और बिफोर दिस टाइम, या तो इनवॉइस दे, या तो क्या दे रहे हो, अकाउंट स्टेटमेंट, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट, या फिर ऑन और बिफोर रिसीविंग द सक्सेसिव पेमेंट, तुमको इनवॉइस इशू कर ही देना चाहिए। तो यहाँ पे तुम रटना मत, कंटिन्यूस बेसिस पे ही तो स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा ना, कि अब तक इतना, अब तक इतना, अब तक इतना। ठीक है। फिर मैम अगर ये चीज कंटिन्यूस नहीं हुई तो क्या करें? अगर ये चीज कंटिन्यूस नहीं हुई तो क्या होगा, देखो या तो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, या तो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। या तो मूव करेंगे, या तो गुड्स क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। तो अगर मैम गुड्स मूव करते हैं, तो मूव कर रहे हैं मतलब ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। अभी सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है, मूवमेंट ऑफ गुड्स अलग चीज होती है, सप्लाई अलग चीज होती है। एक जगह से दूसरी जगह अगर गुड्स गए हैं, मूवमेंट हुआ है गुड्स का, राजस्थान से मैंने कुछ ऑर्डर किया और वो मेरे पास कहाँ आ रहा है, पुणे आ रहा है, तो यहाँ गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स के लिए क्या है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल आपको कम से कम इनवॉइस अब तो इशू कर ही देना चाहिए। और मैम अगर गुड्स का मूवमेंट ही ना हो तो, अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो तो इसका मतलब है मैं मॉल जा रही हूँ, मॉल जाके जो चीजें खरीद रही हूँ वहीं की वहीं मैं बिल का पेमेंट करती हूँ और सामने वाला गुड्स मेरे को दे देता है, तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ गुड्स का। तो डिलीवरी होती है वहां पे गुड्स की, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। तो आपने क्या बोला, सप्लाई दो तरह से होता है, या तो अप्रूवल वाला होगा या फिर नॉर्मल होगा। अप्रूवल वाले में 6 महीने वेट करने के लिए रेडी है बस, या फिर टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। और अगर नॉर्मल वाला है तो दो तरह के होगा, या तो कंटिन्यूस या तो नॉन कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है तो या तो सक्सेसिव पेमेंट डिसाइड होगा या फिर सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट डिसाइड होगा, कुछ तो तुमने डिसाइड किया होगा। और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो तुमने, कंटिन्यूस नहीं तो या तो मूवमेंट ऑफ गुड्स किया होगा या तो मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं किया होगा। गुड्स मूव करते मतलब रिमूव होते हैं, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। और गुड्स मूव नहीं कर रहे तो डिलीवर होते हैं, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी आपका इनवॉइस क्या हो जाना चाहिए, इशू हो ही जाना चाहिए। मैम ऐसे जैसे आप गुड्स को कंटिन्यूसली सप्लाई करते हो, क्या सर्विस भी कंटिन्यूस बेसिस पे सप्लाई होती है? हाँ,
होती है, सर्विस भी क्या होती है मेरी कंटिन्यूस बेसिस पे जाती है। अब सर्विस के लिए भी या तो आपने क्या बोला होगा, पेमेंट की कुछ ना कुछ ड्यू डेट रखी होगी, अगर वो नहीं किया है तो इवेंट होगा, या तो कुछ ना कुछ ड्यू डेट होगी, या तो कोई इवेंट होगा कि मेरा 25% काम खत्म हो जाए, 30% काम खत्म हो जाए, कुछ तो इवेंट रखा होगा कि ये कंप्लीट हो जाए, तो बस मुझे क्या चाहिए, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ दैट इवेंट और ऑन और बिफोर द डेट ऑफ दैट ड्यू डेट, तब तक तो इनवॉइस बन जाना चाहिए। अब ना तो तुमने कोई ड्यू डेट डिसाइड की, ना ही तुमने कोई इवेंट डिसाइड किया, तो तुमने पेमेंट तो रिसीव किया होगा ना, तो जिस दिन तुम पेमेंट रिसीव करोगे ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए। हम रटे कैसे, यहाँ पे आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, यहाँ पे आप पेमेंट बोल रहे हो, यहाँ पे क्यों ड्यू डेट डिसाइड करना है, क्योंकि ये टेंजिबल चीजें जा रही है, यहाँ पे कोई ड्यू डेट की जरूरत नहीं है मुझे। सर्विस के लिए तो कुछ ना कुछ ब्रेक पॉइंट चाहिए होता है ना, कि सर्विस हम इस दिन तक देंगे फिर तुम मुझे पेमेंट दे देना, इस दिन तक देंगे फिर पेमेंट दे देना। तो यहाँ ड्यू डेट की जरूरत है क्योंकि सर्विस दिखती नहीं है। गुड्स तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि कब कितना जा रहा है, एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। सर्विस का तुम क्या स्टेटमेंट दोगे। अब अभी मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, देखा जाए तो मैंने सप्लाई को इस तरह से कवर किया है कि मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी ले लिया, और मैं उसको क्या बोलूँ, 25% सर्विस बोलो, 20% बोलो, कितने रुपए की सर्विस दे दी, 5500 में से कुछ बोल सकती हूँ क्या, कुछ भी नहीं। तो मुझे कुछ तो ड्यू डेट चाहिए होगी ना जब मैं इनवॉइस इशू करूं, अगर वो नहीं हुआ तो कोई इवेंट होगा, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो चीजें कितनी जा रही, तुम गिन सकते हो, यहाँ पे तो तुम्हें इवेंट ड्यू डेट यही डिसाइड करना पड़ेगा, समझ में आया। और ये भी डिसाइड नहीं कर पाए तो तुम्हें पेमेंट रिसीव हो रहा है वही दिन तुम क्या कर दो, या उससे पहले इनवॉइस इशू कर दो। अब ये तो यहां तक हो गया मेरा सेक्शन नंबर 31 की इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, इनवॉइस कब तक मेरा इशू हो जाना चाहिए था। अगर सपोज करो मैम सर्विस के केस में हम इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो क्या होगा, और इनवॉइस इशू कर देंगे तो क्या होगा। मतलब बोलता है देखो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में तो हमने ड्यू डेट दे दिया, इवेंट दे दिया, वो ठीक है, पर सर्विस भी तो अदर देन कंटिन्यूस हो सकती है, बस दी सर्विस और खत्म, ये लिया तो सर्विस और खत्म। अब अदर देन कंटिन्यूस सर्विस में क्या होगा, तुम्हारी सर्विस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, अदर देन कंटिन्यूस में कंप्लीट हो जाएगी जल्दी से, तो बोलते कंप्लीट होते से या तो 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दो, और 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दो अगर आप बैंक या इंश्योरेंस कंपनी हो तो 30 डेज आम जनता को मिले हैं कि जैसे सर्विस कंप्लीट करोगे तुम्हारे पास कितना है, 30 दिन का टाइम है, तुम 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दो। और अगर तुम इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी हो तो 45 डेज के अंदर तुम क्या करो, इनवॉइस इशू कर दो। लेकिन मैम अगर हमने 30 डेज में इनवॉइस इशू कर दिया तो हम क्या बोलेंगे बताए, अब मैं बता रही हूँ टाइम ऑफ सप्लाई। अगर तुम इनवॉइस इशू कर देते हो, ड्यू डेट तो मैंने बता दी 30 डेज या 45 डेज, लेकिन अगर तुम इनवॉइस इशू कर देते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। और मैम अगर हम इनवॉइस इशू ही ना करें तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इसको देखेंगे और बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कंटिन्यूस में तो तुम कुछ डिसाइड करोगे, पर जब कोई चीज कंटिन्यूस ही नहीं है तो काय का इवेंट काय की ड्यू डेट, तुम ये लॉजिक को समझ रहे हो। जब कोई चीज कंटिन्यूस है ही नहीं तो इवेंट नहीं आता, ड्यू डेट नहीं आती, तब मुझे क्या करना है, कंप्लीशन हो गया, एक ही बार में चीज कंप्लीट हो गई क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं थी, तो कंप्लीशन से 30 या फिर 45 डेज काउंट करो। बात समझ में आई। तो ये हो गया मेरा 31। अब 12 और 13 जल्दी जल्दी से करते हैं। हम 12 और 13 में दिया क्या है, सेक्शन नंबर 12 बोलता है गुड्स को अगर आप क्या करते हो, सप्लाई करते हो, तो अब मैं टाइम ऑफ सप्लाई काउंट कैसे करूंगी। टाइम ऑफ सप्लाई काउंट करने के लिए मैम आपको चाहिए या तो इनवॉइस, या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो और आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही सप्लाई कर रहे हो, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा, तो सेक्शन नंबर 12 डिवाइडेड है, या तो आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई करते हो, या फिर आप क्या करते हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करते हो, सप्लाई करते हो। तो चाहे आप मैम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई करो, चाहे आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन नंबर 12 बोलता है अगर आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हो, तो चाहे आप नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन हो या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन हो,
क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन तो कोई भी हो सकता है, कंपोजिशन वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड होता है, अदर देन कंपोजिशन वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन ही होता है। तो बोलते हैं हम सबसे पहले चेक करेंगे तुमने इनवॉइस कब इशू किया, और अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो ड्यू डेट क्या थी इनवॉइस इशू करने की। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर को ले लेंगे हम, ठीक है। फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे तुमने पेमेंट कब रिसीव किया, तो विच एवर इज अर्लियर बोल दो, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर को हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सिर्फ इसी चीज को रटना है अच्छे से। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। फिर चाहे आप नॉर्मली रजिस्टर्ड हो चाहे आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो, बात तो सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन मैम ये पेमेंट आप जो बोल रहे हो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट क्या होता है, पेमेंट मैम रिसीव किसको हो रहा है, सप्लायर को। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो रहा है। मैम जीएसटी भी कौन भरेगा, जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो सप्लायर ही जीएसटी भरेगा। तो यहाँ मुझे रिसिपिएंट के एंगल से कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ वो बोलता है पेमेंट क्या, जब सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो जब क्या होगा, पेमेंट किसके अकाउंट में आ जाए, सप्लायर के अकाउंट में आ जाए, वो डेट हो सकती है। या फिर जब सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दे विच एवर इज अर्लियर, तो सप्लायर या तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा कि मुझे पेमेंट मिल गया, या फिर क्या होगा उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पेमेंट की डेट चेक करना। तो पेमेंट की डेट चेक करेंगे फॉरवर्ड में सप्लायर के एंगल से। लेकिन मैम अगर यही गुड्स का सप्लायर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंप्लायंस करने पड़ते हैं मेरे रिसिपिएंट को। तो जब मैम रिसिपिएंट को कंप्लायंस करने पड़ते हैं तो अब सब चीजें रिसिपिएंट के एंगल से सोचो। रिसिपिएंट को गुड्स मिलने चाहिए तब जाके हम बोलेंगे सप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले चेक करेंगे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर रिसिपिएंट भी पेमेंट करेगा तो हम चेक करेंगे पेमेंट। तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स और पेमेंट, या फिर इनवॉइस अगर आपने इशू किया तो इनवॉइस की डेट से 30 डेज तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही 31st डे हुआ टाइम ऑफ सप्लाई वही है। तो बोलते हैं अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किया तो तीन चीजों को कंपेयर करो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय रिसिपिएंट, देन पेमेंट की डेट, देन इनवॉइस इशू करने के बाद 31st डेट। जो भी विच एवर इज अर्लियर है इन तीनों में से वो सबसे जल्दी वाला काम क्या है, तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन मैम यहाँ पे पेमेंट आप किसके एंगल से देखोगे, अब पेमेंट रेसिपिएंट के एंगल से देखो कि रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में जब वो लिख ले या तो वो डेट, या फिर रेसिपिएंट का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाए वो डेट, क्योंकि अब पेमेंट वो करेगा तभी तो जीएसटी का कंप्लायंस वो करेगा। तो अब उसका पेमेंट रेसिपिएंट का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट भी रिसिपिएंट के एंगल से देखते हैं। आर के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट भी आर के एंगल से मतलब रिसिपिएंट के एंगल से ही देखते हैं। सामने वाला कब पे कर रहा है, डेट ऑफ रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर उसके बैंक अकाउंट में जब डेबिट हुआ है विच एवर इज अर्ली। तो ये सारी तीन चीजों को अगर आप मैम कंपेयर कर लोगे तो पता चल जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। डन आया। अब इसको अगर तुमने अच्छे से याद कर लिया तो सर्विस ऑटोमेटिकली तुमको थोड़ा समझ में आएगा। याद है सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विस के केस में भी है। सर्विस जब देते हो तब भी क्या होता है मैम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उसके लिए मूव करना पड़ता है। सेक्शन नंबर 13 दिया है जो टाइम ऑफ सप्लाई में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी दिया, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 13 सर्विस का। तो बोलते हैं मैम अगर सर्विस रिवर्स में हुई तो बोलते देखो सर्विस क्या तुम्हें जाती हुई दिखेगी, नहीं मैम सर्विस तो हमें जाती हुई नहीं दिख सकती, कंपेयर कर ही नहीं पाओगे, हटा दिया इसको। पेमेंट तो दिखेगा, यस मैम पेमेंट दिखेगा, और क्या दिखेगा, इनवॉइस की डेट से कुछ दिन दिख जाएंगे, बिल्कुल दिखेंगे। तो बोलते हैं पेमेंट को कंपेयर करो और डेट ऑफ इनवॉइस से सिर्फ तुम 31st डेट छोड़ दो, 61th डे कर दो वहां। तो मतलब मैम जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर सर्विस देखते हैं ना तो सीधे डेट ऑफ इनवॉइस से 61 डे और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब कट कॉपी पेस्ट गुड्स वाला ही है। हाँ कट कॉपी पेस्ट गुड वाला ही, बस इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। तो ये मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किसका बन गया, सर्विस का आया, ठीक है। इसके बाद
ये हो गई मेरी बात किसकी, सर्विस गुड्स की भी और सर्विस की भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब कॉमन कॉमन चीजों पे, कॉमन कॉमन क्या था मैम, कॉमन ये था वाउचर गुड्स के लिए भी इशू कर सकते हो, वाउचर सर्विस के लिए भी इशू कर सकते हो। मेरी कंपनी ने वाउचर इशू किया कि तुम जाके क्या करो, ये 5,000 का वाउचर है, चाहो तो गुड्स ले लो उससे, चाहो तो कोई सर्विस लेनी है तुमको, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना है, जो करवाना है जाके करवा के आ जाओ। तो मैम वाउचर गुड्स के लिए भी इशू हो सकता है, वाउचर सर्विस के लिए भी इशू हो सकता है। अगर मेरा वाउचर गुड्स के लिए इशू है तो मुझे सेक्शन नंबर 12 में लिखा हुआ मिलेगा, अगर वाउचर सर्विस लेने के लिए इशू किया है तो मुझे सेक्शन नंबर 13 में वाउचर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वाउचर से देख के बता सकती हूँ कि ये वाउचर किस चीज के लिए यूज होगा, मतलब मैंने एक वाउचर दिया और वाउचर पे लिखा हुआ है कि तुम कौन सी जीन्स ले सकते हो, लेवाइस की जीन्स ही ले सकते हो, मतलब मेरा वाउचर खुद चीख चीख के बोल रहा है कि इसके अलावा कहीं और यूज होगा नहीं। ठीक है, तो मतलब मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, मेरे वाउचर पे लिखा है कि तुम क्या कर सकते हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट इसी पार्लर से करवा सकते हो जो उसमें मेंशन किया है, मतलब आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि वो कहाँ यूज होगा। तो आइडेंटिफिएबल है, तो जैसे ही तुमने वाउचर इशू करा, तुम्हें पता है कहाँ यूज होगा, किस काम के लिए यूज होगा, तो तुम्हें रेट ऑफ टैक्स सब कुछ तो पता है, तो जैसे ही इशू करो उसी डेट को क्या मान लेना, टाइम ऑफ सप्लाई। बट मैम कई वाउचर ऐसे होते हैं, 5,000 का वाउचर दे दिया, हमें ही नहीं पता वो कहाँ यूज करेगा, हमने तो बस दे दिया 5,000 का वाउचर। अमेजोन वाउचर आजकल क्या चलते हैं, शादियों में अमेजोन के हम लोग वाउचर ही देते हैं, किसी को क्या देना है, 5,000 का वाउचर देना है, 11,000 का वाउचर देना है, अमेजोन वाउचर देते हैं, उसको जो करना है वो कर लेगा, जहां यूज करना है उसको उतना यूज करेगा। तो मैम अगर ये वाउचर आप पता नहीं कर सकते, मैंने तो मेरे को क्या, वो मेरे फ्रेंड की शादी थी, 11,000 दे दिया वाउचर में, मेरे को क्या पता वो कहाँ यूज करेगा। ठीक है, तो जो लोग बिजनेस में इसको यूज कर इशू करते हैं, उन्हें पता ही नहीं वो वाउचर कहाँ यूज होगा, तो उसके रिडीम होने तक वेट करो कि भाई सामने वाला कहाँ यूज कर रहा है, हम देख लेंगे उसको। तो इट कुड बी फॉर द सर्विस, इट कुड बी फॉर द गुड्स ऑल्सो, दोनों का सेम ही आंसर है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। याद आया। फिर आते हैं मैम, कई बार पता है क्या होता है, लेट पेमेंट फीस भी मिलती है आपको, मतलब क्या, चाहे आपने गुड्स सेल की हो या आपने सर्विस दी हो, अगर सामने वाला टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो आप उससे लेट पेमेंट लेते हो, पेनल्टी लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो फिर चाहे वो गुड्स के रिस्पेक्ट में टाइम लेट पेमेंट मिला हो या सर्विस के रिस्पेक्ट में लेट पेमेंट मिला हो, मेरा उसका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन मिल गया वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई है। तो ये हो गए दोनों कॉमन मेरे, डन, ये हो गए दोनों कॉमन। मैम आपने सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज क्यों नहीं पढ़ाया, सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज ऑलरेडी हम कब पढ़े थे, अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में, कि अगर इनवॉइस आपने 30 डेज में इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर आपने इनवॉइस 30 डेज में इशू नहीं किया तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ मेरा 12 भी खत्म हुआ, 13 भी खत्म हुआ। मैम इसमें एक चीज और थी, आप कुछ भी कर लो, मतलब आप चाह के भी क्या नहीं कर पा रहे हो ना, तो सेक्शन 12 सेक्शन 13 दोनों का कॉमन है, सेक्शन 12 में भी ये रेसिडुअल केस दिया है, सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस सर्विस में भी ये रेसिडुअल केस दिया है। मैम कभी ऐसा हो जाए कि ना तो ये फॉरवर्ड चार्ज समझ में आ रहा है ना रिवर्स चार्ज समझ में आ रहा है, आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे, तो क्या करोगे कि टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाए, तो बोलते क्या आप पीरियोडिक रिटर्न फाइल करते हो, हमने कहा हाँ फाइल करते हैं, तो बस डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न वही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। बट अगर तुम रिटर्न भी फाइल नहीं करते तो जिस दिन तुम खुद आके जीएसटी पे कर दोगे ना, हम मान लेंगे वही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो जिस दिन तुम खुद आओगे साक्षात चल के और जीएसटी पे करोगे, हम मान लेंगे कि वही तुम्हारा क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई है। आई ये बात समझ में। तो मैंने गुड्स का भी फॉरवर्ड चार्ज लिया, मैंने सर्विस का भी फॉरवर्ड चार्ज लिया, मैंने गुड्स का भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देखा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, मैंने सर्विस का भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देखा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। फिर चाहे आप लेट पेमेंट की बात करो, आप वाउचर की बात करो या रेसिडुअल केस की बात करो, गुड्स एंड सर्विस में ये तीनों सेम है। तो चार्ट में भी एक ही साथ लिख के इसीलिए दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने एक चीज और की थी, मैम जब आप इनवॉइस इशू करते हो, इनवॉइस में लिखा हुआ है सपोज करो 10 लाख रुपीज के गुड्स हैं, इनवॉइस में लिखा है 10 लाख रुपीज के गुड्स है, या फिर इनवॉइस में लिखा है कि 10 लाख रुपीज की सर्विस है, ये भी दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन ही बता रही हूँ। इनवॉइस आपने 10 लाख रुपीज का इशू किया, पर सपोज करो अभी मैम सर्विस आपने 8 लाख रुपीज की ही दी है, सर्विस पूरी नहीं हुई, तो बोलते जो इनवॉइस में अमाउंट लिखा है ना, हम मानेंगे कि सप्लाई उतने का ही हुआ है।
फिर भले ही अभी आपने सप्लाई कम का किया होगा, लेकिन इनवॉइस में जितना आपने अमाउंट लिखा है हम मान के चलेंगे कि उतने का ही क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है। ठीक है। दूसरा, मैम पेमेंट अगर आपको मिल गया तो मतलब इनवॉइस आपने सपोज करो 10 लाख रुपए का लिखा है, पेमेंट आपको 12 लाख रुपए का मिल रहा है, तो क्या करोगे? तो बोलते हैं कि देखो, जो इनवॉइस आपने बनाया है उस इनवॉइस से अगर 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर जो इनवॉइस में अमाउंट लिखा है उस अमाउंट से आपको सिर्फ 1,000 रुपीज तक एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हम बोलते हैं इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन आप क्या करोगे, इनवॉइस इशू करोगे ना इस 1,000 के रिस्पेक्ट में, बस तभी मान लेंगे इसका टाइम ऑफ सप्लाई। हमको कोई जल्दी नहीं, 1,000 रुपए तो है। जब तुम इस 1,000 रुपए के लिए इनवॉइस इशू करोगे वही दिन तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। मतलब 1,000 रुपए तक टॉलरेट कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन मैम यही अगर 10,000 हमको एडवांस मिल जाता तो तब हमको नॉर्मली चेक करना पड़ेगा इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर एज द केस में भी। अगर ये गुड्स के रिस्पेक्ट में एडवांस मिला है तो उसका रूल लगाओ, अगर सर्विस के रिस्पेक्ट में एडवांस मिला है तो उसका रूल तुमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये था हमारा सेक्शन 12 सेक्शन 13 के सारे पॉइंटर्स। अब बहुत मेरे को वो ज्यादा ही फेवरेट है ये वाला। ये क्या मैम, क्या होगा अगर इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स चेंज होने लग जाए तो? और होता भी है। कई बार मेरे क्या होते हैं, टैक्सेबल गुड्स जो होते हैं ना आगे चल के बदल जाते हैं, मतलब ये हो जाते हैं एग्जेम। और कई बार एग्जेम गुड्स जो होते हैं ना मेरे, आगे चल के क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल हो जाते हैं, मतलब रूप बदलते हैं, कभी टैक्सेबल कभी एग्जाम। कई बार ये हो सकता है मैम पहले 18% पे टैक्सेबल थे, अब 14% पे टैक्सेबल हो गए। मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स तो चेंज होता है। अब मैम आप बताओ, आपने पता है क्या किया, सप्लाई किया, आपको पहले इनवॉइस मिल गया, फिर आपने पेमेंट रिसीव किया, फिर बाद में आपने सपोज करो मैम सर्विस दी। जब आपने इनवॉइस इशू किया तब रेट ऑफ टैक्स कुछ और था, पेमेंट रिसीव की तब तक रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया था, सर्विस कंप्लीट की तब तक रेट ऑफ टैक्स कुछ पूरा नया वाला ही था। तो आप ये बताओ कि आप कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगाओगे, पुराना वाला या नया वाला? तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं बोलती हूँ तुमको वो याद है तराजू वाला? हम क्या करते हैं, इसे वेट करते ना, जहां भारी पड़ जाए, जहां क्या चीजें भारी होंगी हम भी कहाँ जाएंगे, उधर लुढ़क के चले जाएंगे। कहना क्या चाहती हूँ, देखो, जब भी आप सप्लाई करते हो, ठीक है, सप्लाई करते वक्त आप क्या करते हो, इनवॉइस इशू करते हो, जी हाँ। सप्लाई करते वक्त आप क्या करते हो, पेमेंट भी लेते हो, हाँ जी। इसके बाद आप सर्विस जो देते हो उसका टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे काउंट करेंगे वो बताते हैं। सप्लाई करने का मतलब आपने सर्विस को कंप्लीट कर दिया, प्रोविजन ऑफ द सर्विस, जो भी आपने सर्विस देनी थी कंप्लीशन हो गया, फिर ये इनवॉइस आ गया, ये पेमेंट आ गया, और फिर अल्टीमेटली मैं डिसाइड करूंगी कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो मैं बोलती हूँ देखो, कंप्लीशन, ये मेरा क्या तराजू है, कंप्लीशन के पहले ही टैक्स रेट चेंज हो गया, कंप्लीशन के पहले ही क्या हो गया, टैक्स रेट चेंज हो गया। मुझे कैसे देखना पता है, मेरे को ये देखना है कि मेरा वेट कहाँ पे जा रहा है। देखो, मैंने कंप्लीशन किया पहले, रेट चेंज होने से पहले मैंने सर्विस कंप्लीट करके दे दी, और मैंने इनवॉइस भी क्या किया पता है, रेट चेंज होने से पहले इनवॉइस भी दे दिया। तो मैंने इनवॉइस भी पहले दे दिया, मैंने सर्विस भी पहले कंप्लीट करके दे दी, बाद में पेमेंट रिसीव कर रही हूँ, बाद में क्या कर रही हूँ, पेमेंट रिसीव कर रही हूँ। तो मुझे बताओ भारी क्या लग रहा है तुम्हें? मैम भारी तो ये जगह लग रही है। पर ये बोलते हैं जब भी ऐसा हो, जब भी क्या हो, ऐसा हो कि कंपैरिजन तुम्हारा इनवॉइस और पेमेंट में आ रहा है तो तुम रूल लगाओगे विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर जब तुमने ऐसा देखा भारी तो क्या है, ये दो चीजें, और इसमें इनवॉइस और पेमेंट का झगड़ा नहीं हो रहा, एक कंप्लीशन है दूसरा इनवॉइस है, इनवॉइस पेमेंट का कोई झगड़ा है क्या, कुछ नहीं, तो सीधे कंप्लीशन को इग्नोर करना और इसको मान लेना कि ये टाइम ऑफ सप्लाई और इस दिन का रेट उठा के चलना। अब उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सबसे पहले हम तराजू तराजू खेलेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। मैम कंप्लीशन भी पहले हुआ था सर्विस का, इनवॉइस भी पहले गया, पेमेंट बाद में हुआ, तो बताओ दो चीजें भारी किस साइड गई, कंप्लीशन और इनवॉइस। समझ में? कंप्लीशन और इनवॉइस की तरफ क्या हो गया, पल्ला भारी हो गया।
क्या इसमें इनवॉइस और पेमेंट का झगड़ा दिख रहा है तुमको? यहाँ पे क्या तुम्हें इनवॉइस और पेमेंट का कोई भी झगड़ा दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब सीधे सीधे इनवॉइस ही तुम्हारा क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा करते मैम, सप्लाई भी बाद में किया, इनवॉइस भी बाद में इशू किया। रेट चेंज होने के बाद हमने सप्लाई किया, रेट चेंज होने के बाद हमने इनवॉइस इशू किया, बस पेमेंट पहले ही ले लिया था। अब पल्ला कहाँ भारी है? बिफोर पे भारी है कि आफ्टर पे भारी है? पल्ला तो मेरा आफ्टर पे भारी दिख रहा है। अब क्या है, दोनों को कंपेयर करो। क्या कंपैरिजन में इनवॉइस पेमेंट साथ में आ पाए? नहीं आ पाए। तो सीधे सीधे फिर से क्या हो गया? इनवॉइस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अब मैम, रेट चेंज होने के बाद सप्लाई किया, लेकिन इनवॉइस पहले इशू हो गया था, इनवॉइस बाद में इशू हुआ और पेमेंट भी बाद में इशू हुआ। पल्ला कहाँ भारी है? आफ्टर। पल्ला मेरा कहाँ पे भारी हो गया? आफ्टर पे। अब ये चीज देखो, आफ्टर आफ्टर में इनवॉइस पेमेंट झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अब क्या करोगे? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्ली। तो रूल पता है क्या याद रखना है? मेरा रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया, पेमेंट पहले किया था, इनवॉइस भी पहले इशू हुआ, पेमेंट भी पहले है, इनवॉइस भी पहले है, कंप्लीशन बाद में किया। पल्ला कौन सा भारी है? पहले वाला। और पहले वाले में इनवॉइस और पेमेंट आ रहे हैं, तो जब भी ये दोनों आमने सामने आ जाए तो विच एवर इज अर्ली। और कभी ऐसा हो कि सिर्फ इनवॉइस रह जाए या सिर्फ पेमेंट रह जाए और कंपैरिजन में कंप्लीशन है, तो कंप्लीशन को इग्नोर कर, वही तुम्हारा क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। और क्वेश्चन सॉल्व करने में इस चीज को याद रखना, तुम्हारा वेट बैलेंस, जहां पल्ला भारी पहले उधर जाना, फिर देखना इनवॉइस और पेमेंट है क्या आसपास में, तो विच एवर इज अर्लियर। नहीं है तो कंप्लीशन को इग्नोर करो, जो बचा है वही तुम्हारा क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड? तो ये है तुम्हारा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स का चेंज। अब इसमें भी एक चीज और है, बोलते देखो हमने तो क्या किया, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज करो तुमने जब ये रूल लगाया ना, इसके कारण क्या हुआ? पुराना रेट तुम उठा रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस रूल क्या कर रहे हो? तुम पुराना रेट उठा रहे हो। कुछ तो ऐसा क्या बना, मेरी प्रोबेबिलिटी बनी, जिस प्रोबेबिलिटी से क्या हो रहा है? पुराना रेट ऑफ टैक्स आ रहा है मेरा, बिफोर वाला। तो बोलते कि 4 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए। अगर क्या हुआ, ये टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई के कारण क्या हो रहा है? पुराना रेट तुमको लगाना पड़ रहा है। तो तुम्हें जो पेमेंट है ना, 4 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाना चाहिए तुम्हारे बैंक अकाउंट में। सही भी तो है ना उनकी बात? एक तो रेट चेंज हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई के कारण तुम्हारा पुराना रेट उठ रहा है, तो पेमेंट आना चाहिए ना 4 दिन के अंदर। लेकिन अगर 4 वर्किंग डेज में पेमेंट नहीं आता, तो फिर नया रेट ही लगेगा। शायद समझ में आई? अब मैंने वर्ड यूज किया 4 वर्किंग डेज, मैंने 4 डेज नहीं बोला। अब तुम लिख के आओगे अगर 4 डेज तो गलत। 4 वर्किंग डेज का मतलब क्या है? संडे इग्नोर करो, अगर कोई स्ट्राइक हो गई है इग्नोर करो, जब काम हो रहा है वो 4 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट मिलना चाहिए। आया समझ में? सो दिस कंप्लीट योर एंटायर टाइम ऑफ सप्लाई का स्लो पेस पे रिविजन। इसको तो स्लो ही चला दिया मैंने, ठीक है। क्या क्या देखा था? सबसे पहले सेक्शन नंबर 31 देखा था। सेक्शन नंबर 31 में क्या देखा था कि हम गुड्स के बारे में सिर्फ सोचे, तो गुड्स का क्या होता है? या तो नॉर्मल सप्लाई होता है या अप्रूवल बेस का होता है। ये वर्ड याद होना चाहिए, या तो नॉर्मल या अप्रूवल बेस। अप्रूवल में 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, और क्या देखते हो? टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्ली। नॉर्मल सप्लाई कैसा होगा मैम? नॉर्मल कंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस में सक्सेसिव पेमेंट देखोगे या फिर क्या देखोगे? सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट, जो भी है उसके लिए तुमको इशू ऑफ इनवॉइस कर देना चाहिए। मैम अगर ये अदर देन कंटिन्यूस है तो या तो मूवमेंट होगा या मूवमेंट नहीं होगा। अगर मैं मूवमेंट है मेरे गुड्स में तो रिमूवल वर्ड यूज करोगे, और अगर मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी वाला वर्ड यूज करोगे, और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल। याद आ रहा है? तो मैम सर्विस में क्या होगा? सर्विस भी ऐसी होगी, फॉरवर्ड चार्ज भी होगी, रिवर्स चार्ज भी होगी, ठीक है। सर्विस में भी क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज होगा या रिवर्स चार्ज होगा, कंटिन्यूस सप्लाई अदर देन कंटिन्यूस होगा। हम अगर सर्विस में अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई है तो क्या करेंगे? अदर देन कंटिन्यूस मतलब कंप्लीशन, कंटिन्यूस है ही नहीं, कंप्लीट। तो कंप्लीट होते से कितने दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना था तुमको? 30 डेज। और अगर इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी हो तो कितने दिन में करना था? 45 डेज।
यहाँ तो तुम्हें ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस सिखाया। इसी का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर तुम 30 डेज में इनवॉइस इशू कर दो या 45 डेज में इनवॉइस इशू कर दो, तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर कर लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। और इशू नहीं करोगे तो कंप्लीशन और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर करेंगे, दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। मैम लेकिन अगर यही सर्विस मेरी कंटिन्यूस होती तो क्या करते? कंटिन्यूस है तो सर्विस कंटिन्यूस है, मुझे या तो ड्यू डेट चाहिए या इवेंट चाहिए, याद है? और अगर मैम ड्यू डेट और इवेंट दोनों ही नहीं है तो कम से कम तुम पेमेंट तो रिसीव कर रहे होगे, तो वो चाहिए हमको। 31 ये था। सेक्शन नंबर 12 था गुड्स के लिए। गुड्स का या तो नॉर्मल सप्लाई होगा, मतलब फॉरवर्ड, या रिवर्स होगा। फॉरवर्ड है तो इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और पेमेंट क्या होता है मैम? पेमेंट मतलब सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लो या सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए, व्हिचएवर इज अर्लियर। मैम रिवर्स होगा तो रिवर्स में गुड्स रिसीव बाय द रिसिपिएंट, या फिर इनवॉइस की डेट से 31st डे, ठीक है, या फिर पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और यहाँ पेमेंट क्या होगा? रिवर्स में आर को सोचते हैं, रिसिपिएंट या तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा या फिर रिसिपिएंट क्या करेगा, उसके बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए, व्हिचएवर इज अर्लियर। मैम सर्विस भी तो रिवर्स हो सकती है, तो याद है मैंने क्या बोला था? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स हटा दो, उसमें सिर्फ इनवॉइस देखो और साथ में पेमेंट देखो, और इनवॉइस की डेट से आप 31st डे नहीं 61th डे काउंट कर लो, whichever is earlier। फॉरवर्ड तो अभी बताया था तुमको सर्विस का, 30 दिन के अंदर इशू कर दो तो इनवॉइस और पेमेंट, नहीं करोगे तो कंप्लीशन और पेमेंट हो जाएगा। इसमें एक और था एसोसिएट वाला, कि अगर तुम्हारा एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया के बाहर है, सप्लायर इंडिया के बाहर है और वो इंडिया में क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो क्या करोगे? तो हम क्या मानते हैं, रिसिपिएंट का क्या देते हैं, डेट ऑफ रिसिपिएंट जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देता है वही मेरा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। मैम कभी ऐसा हो कि मुझे इनवॉइस भी नहीं पता, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो सीधे पेमेंट जब तुम्हारे पास तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रहे हो ना, वही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई बनता है। याद है सुबह देखा था। फिर इसके बाद हमने क्या किया था मैम, सर्विस के रिस्पेक्ट में भी हो गया, आई गेस एक अप्रूवल बेसिस ही बचा है। तो अप्रूवल बेसिस तो बता दिया, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और टाइम ऑफ सप्लाई व्हिचएवर इज अर्लियर। मैम 1000 रुपए तक का एडवांस है तो कोई दिक्कत नहीं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखेंगे। मैम 1000 से ज्यादा इनवॉइस एडवांस है तो फिर वही इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू, वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। लेट पेमेंट, इंटरेस्ट वगैरह की बात है तो जिस दिन रिसीव हुआ वो टाइम ऑफ सप्लाई। मैम रेसिडुअल केस है तो पीरियोडिक रिटर्न फाइल करते हो, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं फाइल करते तो भाई तुम अपना हाथ जोड़ के जब जीएसटी पे कर दोगे वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो रिवीजन के अंदर एक क्विक रिवीजन और हो गया। अब इसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, चलो।